नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी पर जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया है। आतंकियों ने एसपीओ फैयज अहमद और उनकी पत्नी की घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी है और इस हमले में एसपीओ फैयज की बेटी बुरी तरह से घायल हो गई है। वहीं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये आतंकी वारदात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरिपरी गांव त्राल इलाके में हुई है, जहां आतंकवादियों ने 41 वर्षीय एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की गोलियां उन पर बरसाई, जिसमें उनकी मौत हो गई है और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जहां उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बीच रास्ते में ही फैयाज और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कश्मीर जोन को पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि आतंकवादियों ने हरिपरी गांव अवंतीपोरा के एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और इस आतंकवादी घटना में फैयाज, उनकी पत्नी और बेटी तीनों पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। इस वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। गौरतलब हो कि एसपीओ के परिवार पर हमले से पहले जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन को आतंकियों ने ड्रोन से निशाना बनाया था। शनिवार आधी रात को हाई सिक्योरिटी वाले एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत की छत और 2 जवान जख्मी हो गए हैं। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। उधमपुर समेत सभी एयरपोर्ट स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर से अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इसकी साजिश सीमा पार से रची गई है, लेकिन इसे अंजाम यही दिया गया है। दोनों धमाके जीपीएस रहित ड्रोन से किए गए हैं। वहीं एयरफोर्स के साथ एनआईए ने भी इस हमले की जांच शुरू कर दी है। आनन फानन में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी जम्मू पहुंच गए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हालात के बारे में खुद अपडेट लिया था। तो जम्मू कश्मीर के त्राल में जिस तरह से एक पुलिस परिवार पर हमला हुआ और उससे पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ये जो उसकी छत तोड़ी गई है इमारत की, ड्रोन से ये हमले किए गए हैं, ये घटना कहीं ना कहीं चताया जा रहा है कि एक बार फिर से पाक की नापाक कोशिश है और इस हमले के बाद पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देना होगा और क्या ये जवाब हो सकता है। क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा माहौल बन सकता है बॉर्डर पर, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले जब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला हुआ ड्रोन से और उसके बाद पुलिसकर्मी के परिवार पर जिस तरह से हमला किया गया, घर में घुसकर, आतंकवादियों की हिम्मत देखिए, घर में घुसकर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है पूरे परिवार पर। इस दौरान फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी घर में मौजूद थी और आतंकियों ने हिमाकत इतनी की कि उनके घर में घुसकर उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस बीच आतंकियों ने 41 वर्षीय एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी को गोलियां मारी थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में ही फैयाज अहमद और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी बेटी जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। चलिए, तो इसी पर आज हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। अनिल गोड हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले गौड साहब आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। 24 जून को देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम पार्टियों से बैठक हुई दिल्ली में और उसके बाद तमाम ये अंदाजा लगाया गया था कि पाकिस्तान को ये चीज हजम नहीं होगी और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा और उसके बाद ये हरकत हुई भी। लेकिन जब हमें इस तरह का अंदाजा था और उसके बाद ये हरकत हुई, आखिर क्या हमारी सिक्योरिटियां कर रही थी? मुस्कान जी, बात यह है कि जो आपका सवाल है ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और ये हमारी जो नीतियां हैं, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट की हैं चाहे वो अब की गवर्नमेंट की हैं, इनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। देखिए, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो है उसके ऊपर कोई भी जो कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे पास चाहे फंड्स हैं
या नहीं है, हमारे पास चाहे साधन है या नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ता है। बिल्कुल। अब अफसोस की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट का जो एक नजरिया होता है, जब डिफेंस की जो चीजें हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह के लिए चाहिए, तो उसका एक प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि जो चीज आज चाहिए वो 4 साल बाद आती है। अब यहां पे देखिए, ये ड्रोन्स का जो मसला है, ये ड्रोन्स का मसला आज से नहीं उठा हुआ। ये ड्रोन्स का मसला पिछले 3-4 साल से उठा हुआ है, जब पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में पाकिस्तान वहां से आर्म्स, एमुनेशन और साथ में ड्रग्स वहां से भेज रहा है जी। और उसके लिए अभी तक सिर्फ बातचीत चल रही है कि जी हम कौन सा सिस्टम अपनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे इधर इतनी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं कि होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, फौज तो इन्वॉल्व है ही है, एनएसए भी इन्वॉल्व है, साथ में सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, तो वो एक चर्चा ही चलती रहती है। अब ये 2 साल से ये चर्चा ही चल रही है कि अभी तक हम कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम अपनाएंगे इसके लिए। आप देखिए, ये जो चीज हुई है, ये इतनी सुरक्षा के तौर से ये इतनी, मैं कहूंगा, एक घातक चीज है कि आप अंदाजा लगा लीजिए, जब मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरब रिफाइनरी के ऊपर 500 ड्रोन का उनका हमला हुआ और क्या हुआ, सारी रिफाइनरी उड़ा दी उन्होंने। ये अभी हमारे मुल्क में अभी हम सिर्फ 1 ड्रोन 2 ड्रोन की बात कर रहे हैं कि जी वो जो है वहां से उसको शार्प शूटर शूट करेगा, या उसको हमारा जो है वो कोई जो आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो उसको वो शूट करेगा। ये जो चीज है, आप देखिए, चाइना ने एक अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है जिसके अंदर उन्होंने 36,600 ड्रोन इकट्ठे उड़ाए हैं उन्होंने, और इकट्ठे उन्होंने मैन्यूवर किया है। ये जो चीज है, ये दर्शाती है कि ये जो ड्रोन्स के खिलाफ हमें उसका एक सुरक्षा कवच लेना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए, जो अजरबैजान का अभी जो युद्ध हुआ, उसके अंदर अजरबैजान की जो हार हुई वो सिर्फ ड्रोन की खातिर हुई है। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत, मैं कहूंगा, ऐसा सिक्योरिटी सिनेरियो में एक ऐसा एक एलिमेंट आ गया है जिसके खिलाफ हमें इमीडिएट का मतलब मैं कहता हूं कि इमीडिएट 2-4 महीने के अंदर हमें इसका जो तोड़ है, जो भी हमने टेक्नोलॉजी अपनानी है, चाहे वो हमें इंपोर्ट करनी है, चाहे हमें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो अभी तक बनेगी नहीं इतनी देर तक, डीआरडीओ कहता रहेगा, हमें इंपोर्ट करनी है, इमीडिएट इंपोर्ट करनी चाहिए। और इसके लिए हमें जो फ्रंट लाइन हमारा बॉर्डर जो है, आप देखिए, इससे पहले ये जो स्ट्राइक हुई 8 जून को, यहां पे जम्मू के अंदर एक ड्रोन के जरिए आर्म्स, एम्युनिशन और ड्रग्स फेंके गए। ये तब भी एक चुनौती वाली बात थी। 8 जून और आज ले लीजिए आप 24 जून, इसके बीच में देखिए उन्होंने की प्लानिंग क्या है उनकी और क्या चीज है। बाकी बातें जो आप कहते हैं कि जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है पॉलिटिकल या जो भी है, वो एक बात की बात है। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान है चाहे चीन है, वो हमारे को जीने नहीं देगा। बिल्कुल, हमें उसका तोड़ निकालना है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता के तौर पर, उनसे मैं एक बार स्टार्टिंग कमेंट ले लूं। मैं आऊंगी सर आपके पास। वत्स साहब, तमाम बातें आपने सुनी है गौर साहब की, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। देखिए, हमला छोटा था ये, हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ है, कहने को यह हमला छोटा है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी हकीकत को तो ये वाकई बहुत बड़ा है। पहले इस जैसा हमला इस तरह से कभी नहीं हुआ, जब इतने करीब से एक ड्रोन आकर खुद एयरफोर्स के स्टेशन की छत को तोड़ देता है, और आप समझ सकते हैं कितनी करीबी से यह हमला हुआ होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि आखिर आपकी सरकार बीजेपी क्या कर रही है? इतने पास से जब आकर ड्रोन इस तरह से हमले कर देते हैं, तो आखिर क्या सिक्योरिटी कर रही है हमारी, और क्या सरकार कर रही है? देखिए, गौर साहब की बात से मैं सहमत हूं कि ये 30 जून से ही ये सिलसिला चालू हुआ है, और उसके बाद से लगातार जिस वैश्विक महामारी में हम उलझे हुए थे, हो सकता है थोड़ा टेंशन डाइवर्ट हो गया हो। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इस पर अब इमीडिएट एक्शन लेने का वक्त आ गया है, चाहे वो इंपोर्ट करना हो और जो भी करना हो। हालांकि इसमें संशय बना हुआ है कि ये ड्रोन का हमला था या ये किसी और चीज से संचालित हमला था। इस पर अभी तहकीकात चल रही है। डीआईजी का भी बयान आया है, दिलबाग साहब का, और भी एयरफोर्स के ऑफिसर का बयान आया है, सीनियर का।
कि ये ड्रोन का हमला था या किसी अन्य चीज से संचालित कोई और हमला था जो इंडियन टेरिटरी से ही किया गया, तो इस पर अभी तहकीकात के बाद ही मामला साफ होगा। लेकिन इस वैश्विक महामारी में जो विश्व झेल रहा है, हिंदुस्तान भी, भारत भी बहुत कठिन। साहब, आपकी तमाम बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। आपने कहा कि कोरोना काल में हमारा ध्यान डाइवर्ट हो गया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? सरकार को तो हर तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये बातें कहेंगे कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो कौन सुरक्षा करेगा देश की? डाइवर्ट का मतलब ये नहीं कि हम उससे बिल्कुल अलग हो गए। इसका मतलब जो हमने वोट, हेलो जी, आवाज मिल पा रही है, आप कहिए सर। जो हमें इमीडिएट इंपोर्ट करने की बात थी, उसमें थोड़ी देरी हो गई है। ये मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि हालात ऐसे थे कि यहाँ दिन पर दिन लोग मर रहे थे, तो सारी तंत्र लगे हुए थे इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण शिथिल था। हाँ, मैंने कहा ना, इसके एंटी ड्रोन जो मेजर्स के लिए जो हमें करने चाहिए थे, मान सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर सतर्क है। एक अच्छा माहौल, अभी प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले सारे वहां के नेताओं से बात की और मैं जानना आपसे यही चाह रही हूँ साहब। ठीक है, आप इतने बेहतर, इतने कम समय में आप नहीं कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, नई डिवाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 24 जून को मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद साफ जाहिर था कि पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है जब सर्वदलीय बैठक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। हमें पता था कि पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत इसमें जरूर करेगा। उसके बाद भी सीमा पर इस तरह की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई सर? जो इस तरीके से हमला हो गया, और ड्रोन पर हमला, आप भी समझ सकते हैं कितनी गंभीर ये बात है। देखिए, सीमा की सुरक्षा तो पुख्ता है ही, ये तो हवाई हमला हुआ है। इट वाज ड्रोन या सम अदर थिंग, और ये इंडियन थिंग, और ये इंडियन टेरिटरी से हुआ है या पाकिस्तान की टेरिटरी से हुआ है, ये अभी मामला साफ नहीं है। इस तहकीकात आने दीजिए, और वत्स, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह साफ कर दिया है कि ये जो हमला है वो ड्रोन से हुआ है और सीमा पार की ये साजिश है, लेकिन इसको अंजाम भारत के ही किसी अंतरीय उसने इंसानी शख्स ने दिया है। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार आपके पास फिर से। गौर साहब, आपके पास मैं एक बार आना चाहूंगी दोबारा। वत्स साहब ने जो बातें कही हैं सर, क्या आप सहमत हैं उनकी इन बातों से? देखिए, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये हमारे एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। आप देखिए, मैं हमारे सूत्रों के हवाले पता लगा है कि पाकिस्तान ने मंगला सेक्टर के अंदर और बाकी ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके अंदर अपने जो ड्रोन्स के लिए उसने एक पूरा ब्रिगेड पूरा तैनात किया हुआ है, और जहां वो ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहा है, वो उसके अंदर मिलिटेंट्स को भी दे रहा है ट्रेनिंग और बाकियों को भी दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं कि आए दिन जो ये ड्रोन्स आपको दिखते हैं कि वो कभी ड्रग्स के साथ, जो नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स लेके आते हैं, वो आप देखिए गुजरात से लेकर कश्मीर तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, ये यहां पे भी फेलियर था, इससे पहले लद्दाख में भी फेलियर था, और उससे पहले करगिल में भी फेलियर था। हमारे को एक कहीं ना कहीं मैं इस बात के ऊपर मेरे को एक, मैं कहूंगा अंदर से एक बहुत एक वो आता है उबाल कि आप जो है हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो बीएसएफ के हैं चाहे आर्मी के हैं, आप उनको ऐसे छोड़ देते हैं। आपकी इंटेलिजेंस कहां गई? ये फौज की इंटेलिजेंस नहीं है, ये RANW है, आपके पास IB है, आपके पास दूसरी सुरक्षा एजेंसीज हैं जिनका काम है ये सारा कुछ लेना, और वो सारी फेलियर हो जाती है सर। आप देखिए, ये जो उन्होंने किया, आज एक ड्रोन उन्होंने किया और उससे ड्रोन से एक एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एक बम छोड़ दिया। अगर यही चीज 10 ड्रोन आते और उसके ऊपर अटैक होता तो आप क्या करते बताइए? फिर आप क्या करते? फिर आप कहते देखिए जी पाकिस्तान ने कर दिया। मुश्किल यह है यहाँ पे कि यहाँ पे जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो उनके अंदर एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। ये 26/11 के बाद हमने बनाई थी जो टीम, उसके अंदर भी अभी तक NSA बनाया है हमने, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। ये साफ दिख रहा है कि भाई आपको एक चीज पता है, 3 साल से आपको 4 साल से पता है कि ड्रोन्स का एक
बहुत बड़ा संकट होने वाला है। ड्रोन के साथ में हमारे को उसकी कोई एक पुख्ता एक पॉलिसी बनानी है, आप आज तक नहीं बना सके हैं। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। पेंडेमिक जो है वो तो अभी 2 साल, अभी हार्डली 2 साल हुए हैं उसको आए हुए, बाकी क्या करते रहे हैं हम। और मैं कहूंगा जिस हिसाब से आप देखिए दुनिया के अंदर, चाहे वो डिफेंस जर्नल देख लीजिए, चाहे आप दूसरी चीज देख लीजिए, और सबसे बड़ा जो चीज है वो अजरबैजान का युद्ध जो है वो देख लीजिए, हमें अभी तक उसके लिए कोई काउंटर हमने उसका नहीं ढूंढा। अभी तक आप देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत तोपें हैं, हमारे पास बहुत टैंक है, हमारे पास सब कुछ है, पर ड्रोन के खिलाफ आप क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या कर सकते हैं? वत्स साहब, क्या आपके पास जवाब है गौड़ साहब की बातों का? मैं आऊंगी गौड़ साहब आपके पास एक बार फिर से, जवाब उनसे ले लेती हूँ मैं। गौड़ साहब मेरी बात से सहमत है, ये उनका स्वतंत्र विचार है, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात थे और जो हालात अब हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वहां एक मजबूत व्यवस्था कायम की गई है और एंटी टेररिस्ट काफी मेजर लिए गए हैं, लेकिन देखिए जो आपने किया, जो बीजेपी ने किया, तमाम बातें जो की हैं, 370 की बात हो चाहे किसी चीज की बात हो, जो आपने किया उसके लिए आपकी सराहना भी की गई है सर, लेकिन फिलहाल जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है। सरकार इस पर पुरजोर काम करेगी और आप निकट भविष्य में देखेंगी कि इसके खिलाफ पुख्ता हमारे पास इंतजामात होंगे, लेकिन एक बार इनको सबक सिखाने की बारी है, लेकिन अभी इस वैश्विक महामारी में इस तरीके का काम कैसे किया जाएगा ये एक सोचनीय विषय है। अभी तीसरे लहर के बाद लोग कर रहे हैं, अगर तीसरा लहर आ गया तो क्या होगा? आप मेरी आवाज सुन रही है? जी। कहीं आप अपनी बात पूरी करें सर। तीसरी लहर की भी तैयारी करनी है, उसके खिलाफ भी लोग, उसके लिए भी लोग बोल रहे हैं ये पहले दूसरे से ज्यादा भयानक होगा। तो अभी बहुत सी चीजें हैं, मतलब मुझे तो पाकिस्तान के ऊपर शर्म आती है। ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म के हिमायती हैं, हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। कौन सा धर्म ऐसी बातें सिखाता है कि आप इस वैश्विक महामारी में आप ड्रोन से अटैक करो, आतंकवादी हमला कराओ? ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। इनका पूरा तंत्र खोखला हो चुका है। ये अपने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है वत्स साहब, ठीक है। गौड़ साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी सर। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमला है वो वाकई बहुत बड़ा है। हम कहने को कह सकते हैं कि करीबी से हमला हुआ, छोटा हमला है, किसी की हताहत नहीं हुई है, लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि ये एक चेतावनी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पठानकोट अटैक हुआ था सर, उसके बाद क्या एक बार फिर से ये चेतावनी हो सकती है? मैं ये आपके नजरिए में मैं जानना चाहूंगी। मुस्कान जी, चेतावनी तो बहुत बड़ी है जी। जब पठानकोट का हमला हुआ उसके बाद हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि हमारी कथनी और करनी के अंदर बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। और हमारी कथनी और करनी के अंदर, अब देखिए, आप कहें कि देखिए कि आपने 370 वगैरह जो किया जम्मू कश्मीर को एक लाने के लिए, वो एक अलग बात है, वो आपका इंटरनल प्रोसेस है, वो आपका, मैं कहूंगा, देश का अंदरूनी हमारा मसला है। उसके अंदर बाहर के मुल्क का कुछ उसके अंदर नहीं है। हमें जो सुरक्षा करनी है हमें पाकिस्तान और चीन से करनी है, क्योंकि ये दो मुल्क जो हैं ये हमारे खिलाफ हैं और ये हर चीज साजिश करें। देखिए, जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक बनाया, जिसके अंदर उन्होंने जब करगिल से पहले जब उसका ऑपरेशन ये हार गए, ये ऑपरेशन टोपैक जो बनाया, उसके अंदर उन्होंने कहा 1000 कट्स देंगे हम, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो पिछले 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में ये सब हार गए हैं और नहीं जीत सकते हिंदुस्तान से। उन्होंने ये बनाया और उसमें मिलिटेंसी शुरू की और उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर, उसमें कुछ कमजोरियां हमारी भी थी, चलो ये चलता रहा। अब हम उसको कंट्रोल करने में जुट गए हैं, पर ये जो थ्रेट्स हैं,
हर रोज नए नए थ्रेट जो उठ रहे हैं, हमें साथ साथ उनका भी एक समाधान ढूंढना चाहिए। हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बात मैं कर रहा हूं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, वो हमारा इतना लंबा हो जाता है कि जब तक हमारे पास वो चीजें आती हैं, वो तब तक उसके अंदर गैप 3-4 साल का लग जाता है। ये जो चीज है, ये हमें अब इसके ऊपर ध्यान देना है कि भाई हमें अपने एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सुरक्षा के मामले में जो है उसके अंदर प्राथमिकता जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी, जो हमारे फौज है, जो हमारा सीडीएस है, जो बनाया कंबाइंड डिफेंस हमारे सर्विसेज जो बनाया है उसका सीडीएस को, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बजाय ब्यूरोक्रेसी की प्राथमिकता होती है। आप यहां से चीज भेजते हैं, वो पहले उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, करते 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 जब तक वो चीज आएगी तब तक ऐसे जो अब आप देखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जी। ये जो चीज की है इन्होंने इधर की है, अगर ये साथ में अगर ये गुजरात में कर लेते, साथ में राजस्थान में कर लेते हमारे एयर बेसिस के ऊपर, क्योंकि ड्रोन की जो क्षमता है वो तकरीबन 300-400 किलोमीटर जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारे जितने एयरफील्ड है, एयरफील्ड छोड़ दीजिए, हमारी रिफाइनरीज है, हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन है, हमारे ब्रिजेस हैं, हमारे पावर जो ग्रिड्स हैं, हमारे वो सारे वल्नरेबल हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? ये जो चीज है इसके ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास पेंडेमिक भी हमने लड़ना है, हमने 370 और 35 ये भी हटा दिया, उसके लिए बहुत अच्छी बात हुई है, जेएनके इंटीग्रेट हो गया। पर ये जो चीज है ये तो नहीं हम कर सकते कि हमने ये चीज और अगर हमारे देश में पेंडेमिक है सर, तो हम पेंडेमिक की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम सिक्योरिटी को छोड़ दें। एक ही चीज पर ध्यान हम नहीं दे सकते हैं, हमें दोनों तरफ ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ये 3-4 सालों से चल रहा है। जी वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये आप कैसे मान रही हैं कि हमने सुरक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण ढीला कर दिया है? सर ये बात नहीं है कि ढीला कर दिया है। सुनिए, जब पठानकोट अटैक हुआ, किस तरीके से हमला हुआ, ये सबने देखा। उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। अब देखिए हमारे पास राफेल आपने लाए, बहुत अच्छी बात है, आपकी सराहना की गई है सर, उनके लिए आपकी बहुत सराहना की गई है, आपकी आलोचना नहीं की गई। सुनिए सर, लेकिन जो दुश्मन है ना सर, सुनिए वत्स साहब, जो दुश्मन है वो हमारी कमियों को देखकर ही हमला करेगा। हमारे पास जब ये चीज नहीं है तो वो इसी को देखकर हमला करेगा सर। नहीं, पिछले तरीके हालात हैं क्या जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके के आतंकवादी हमले वहां हुआ करते थे, जिस तरीके से पत्थर फेंके जाते थे, क्या इन चीजों को कंट्रोल में नहीं लाया गया है? सर तो यही कह रहे हैं ना सर, उसके लिए आपकी सराहना की गई है, उसके लिए आप वाकई काबिले तारीफ काम किया है सर आपने, लेकिन फिलहाल जो कमियां हैं उसको हम कब दूर करेंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। उसको अतिशीघ्र दूर करेंगे, आने वाले समय में दूर करेंगे। उसमें 2-4 महीने लगते हैं इन चीजों को लाने में। कहीं से अगर सर पठानकोट अटैक कब हुआ था सर? आप 2-4 महीने की बात कर रहे हैं। पठानकोट अटैक कब हुआ था? उसके बाद से ही हमें चीजें संभालनी चाहिए थी ना। अगर आप चाहती है कि मैं गलत बयान दूं कि हाँ इमीडिएट कल आ जाएगा, तो ये गलत बयानी होगी। लेकिन हम इसके प्रति संवेदनशील हैं, हम इसको पुख्ता करेंगे। हम एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। आप देखिए कि सारे सर्वदलीय बैठक की गई है, कितनी बड़ी बात है, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बैठक हुआ, उससे लोग इरिटेट हुए। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की हरकतें करने के लिए। विश्व भी देख रहा है। ठीक है वत्स साहब, ठीक है पुलवामा में हमने इनको सीख सिखाई थी। ठीक है पुलवामा अटैक के बाद हमने इनको सीख सिखाई। जिस तरीके से वत्स साहब 2 से 3 बार ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। सर हम अपनी ही चीजों को पहले सुधार ले, बाद में उनके पास जाए। वो तो दुश्मन है, वो तो करेगा ही। हमने पुलवामा का जवाब दिया या नहीं? सही कह रहे हैं आप देखिए मुस्कान जी, मैं वत्स साहब को एक चीज बताना चाहता हूं। आप कहते हैं जी पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। अगर उसको शर्म आती, अभी तक वो डूब मर गया होता। वो जब से उसने मिलिटेंसी स्टार्ट की है, कश्मीर घाटी के अंदर इतने इनोसेंट लोग, बच्चे मरवा दिए हैं, हमारे फौजी मरवा दिए हैं, और हर बार जाके वो कहते हैं जी वो चीजें, ये शर्म वरम की बात नहीं है, ये एक कूटनीति की बात है। बिल्कुल मैं कहूंगा ये कूटनीति की बात है। हमने अपना सुरक्षा करनी है। हमें ये नहीं देखना कि जी वो क्या कर रहा है। हमें अपनी जो चीज है, मैं यही कह रहा हूं कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हमें उसको ठीक करना है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इतना लंबा है कि वो जो चीज होती है, आप देखिए ये जो ड्रोन्स की जो बात है ये आज की नहीं है। बिल्कुल, मैं वही वत्स साहब को कहना चाह रही थी।
तो ये जो चीज है इसके ऊपर हमारा अभी तक 2-3 साल से हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि हम क्या कराना जवाब देने के लिए। अगर को मैं उसको पुख्ता सबूत दे सकता हूँ कि ये जो अभी लाया जाएगा बातचीत चल रही है, टेक्नोलॉजी मैं आ रही हूँ वत्स साहब आपके पास, आ रही हूँ, कौन सी चीज लानी है, तो ये चीज है हमें उसके अंदर जो है वो कार्रवाई करनी है। आप डिसीजन लीजिए, आप एक उसको एक चीज एक जो है मैं कहूंगा आप सर मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए सर, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, फिलहाल के लिए मुझे रुकना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ ने यह बताया है कि हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत तेज करने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन हमारी कमी को ही देखेगा और उसी पर अटैक करेगा, और हमें अपनी कमियों को सुधारने की जरूरत है। जो किया आपने बीजेपी की ओर से जो किया गया वो वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन जो कमियां हैं उनको सुधारने की फिलहाल जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।